हेलो फ्रेंड्स। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सभी 22 पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे एक सीक्वेंस में यानी कि एक लॉजिकल मैनर में इन सभी पार्ट्स को सेट किया गया है। तो हमने उस लॉजिक को यानी कि उस पूरे लॉजिकल फ्रेमवर्क को लर्न करने की कोशिश की थी और साथ के साथ हमने उस लॉजिकल फ्रेमवर्क के थ्रू ये भी लर्न किया था कि कैसे हम इन सभी 22 पार्ट्स को इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। तो आज उसी सीक्वेंस में यानी कि उसी सीरीज में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल की, यानी कि प्रियम्बल का महत्व क्या है। तो अगर हम बात करते हैं प्रियम्बल की, तो इसका एक अगर हम लिटरल हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं यानी कि सामान्य हिंदी अनुवाद अगर हम देखते हैं तो हिंदी में प्रियम्बल को कहा जाता है प्रस्तावना या उद्देशिका। तो इसके नाम से ही हमें समझ में आता है कि किसी भी विषय की प्रस्तावना यानी कि किसी भी सब्जेक्ट का प्रियम्बल, चाहे वो लॉ हो चाहे वो एक ऑर्डिनरी सब्जेक्ट हो, उसके पूरे ओवरव्यू को या उसके समरी को डिपिक्ट करता है। या हम कह सकते हैं कि प्रियम्बल इज लाइक अ रोड मैप ऑफ द एंटायर सब्जेक्ट, यानी कि उस विषय का पूरा एक रोड मैप या पूरा एक नक्शा होता है उसका प्रियम्बल यानी कि उसकी प्रस्तावना। तो उस प्रस्तावना को पढ़कर हमें पता चल जाता है कि इस पूरे सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स को कवर किया गया है और इसमें हमें क्या बताने की या क्या सिखाने की कोशिश की गई है। तो उसी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल इज लाइक अ रोड मैप या लाइक अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, की इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से गोल्स को या कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का टारगेट सेट किया गया है, ये हमें बताता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। तो इस लिहाज से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को सिर्फ समझ लेते हैं तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक क्रक्स हमें इजीली समझ में आ जाता है। तो उसके बाद किसी भी प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रह जाता। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की, तो ये किसी भी अदर एक्ट या किसी भी अदर सब्जेक्ट के प्रियम्बल से काफी डिफरेंट है। वो इसलिए क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए एक सिर्फ डॉक्यूमेंट या सिर्फ एक एक्ट या लॉ नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए एक सब्जेक्ट ऑफ इमोशन है। क्योंकि इससे पहले हमने एक 90 ईयर्स का लॉन्ग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल देखा है, यानी कि पूरे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बाद पूरे स्ट्रगल का निचोड़ है ये कॉन्स्टिट्यूशन। हम ये तो नहीं कह सकते कि दिस इज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रगल, रादर इट्स अ रिजल्ट ऑफ अ रिसर्च, यानी कि ये किसी संघर्ष का परिणाम नहीं है बल्कि ये एक शोध का परिणाम है। लेकिन हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने यानी कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किन उद्देश्यों के लिए स्ट्रगल किया था एक ब्रिटिश एम्पायर से, यानी कि एक पूरे ब्रिटिश सत्ता से किन उद्देश्यों के लिए स्ट्रगल किया था, तो उन पूरे उद्देश्यों की प्राप्ति निहित है इस कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी कि उन उद्देश्यों को हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसका एक विजनरी डॉक्यूमेंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हम कह सकते हैं ये सभी स्वतंत्रता सेनानियों का एक दिवा स्वप्न का पूरा डॉक्यूमेंट है, यानी कि उन्होंने कौन कौन से स्वप्न देखे थे एक आधुनिक भारत के निर्माण के लिए। तो वो पूरा ये एक विजनरी डॉक्यूमेंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और हम सभी लोग जानते हैं कि उस टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उसमें से मैक्सिमम मेंबर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे, यानी कि उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड थे। और भले ही कुछ लोग रिलेटेड हो ना हो, लेकिन सभी के सभी मेंबर्स इन्फ्लुएंस थे फ्रॉम द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि उन सभी के मन में कहीं ना कहीं एक गुलामी का, एक दास्ता का एक दर्द था और उससे वो चाहते थे कि हमारा देश उभरे और उसके बाद एक स्वतंत्र राष्ट्र कैसे बने, ये सभी के अंदर एक भावना थी। तो उस पूरी भावना का निचोड़ है हमारा संविधान। तो इस लिहाज से हमारे संविधान की प्रस्तावना किसी भी सामान्य विषय की प्रस्तावना से बिल्कुल अलग हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ हमें एक ओवरव्यू या रोड मैप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमें नहीं बताती, बल्कि कोई प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक अ एनलाइटनिंग प्रिंसिपल ऑफ एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का ये पथ प्रदर्शिका है। क्योंकि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी किसी भी पार्ट के इंटरप्रिटेशन में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम अराइज होती है, यानी कि कोई वेगनेस आती है या कोई एम्बिग्यूटी आती है, यानी कि उसको समझने में किसी प्रकार के हमारे सामने अगर दो व्यूज अराइज होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ये प्रियम्बल ही है जो हमारे लिए एक पथ प्रदर्शिका का काम करती है। तो अब हम बात करते हैं अबाउट द प्रियम्बल। तो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इज इट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, यानी कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है या नहीं। तो 1960 में, इन 1960 इन केस ऑफ री बेरूबारी यूनियन,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन लेटर ऑन इन 1973 इन केस ऑफ, जो हम सभी लोगों ने पढ़ा है और हम सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, जो कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का एक सबसे लैंडमार्क जजमेंट था, जिसको हम केशवानंद भारती के नाम से जानते हैं। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स नॉट ओनली द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स लाइक अ एनलाइटनिंग प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये संविधान का हिस्सा है और ना सिर्फ ये हिस्सा है, ये एक तरीके से पथ प्रदर्शिका है पूरे संविधान की। क्योंकि किसी भी प्रोविजन को अगर इंटरप्रेट करने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम या किसी तरह का कोई एम्बिग्यूटी या वेगनेस अराइज होता है, तो ये प्रियम्बल ही है जो हमारे लिए एक एनलाइटमेंट का, यानी कि एक पथ प्रदर्शन का काम करती है। और जैसे कि हमने देखा कि इस जजमेंट में जो फेमस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की एक थ्योरी निकल कर आई थी, जो कि आज हम सभी के लिए या किस कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को इंटरप्रेट करने के लिए या किसी भी लॉ को कसौटी पर उसको कसने के लिए या एक तराजू में उसको तौलने के लिए एक बेंचमार्क का काम करती है बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी। तो वो बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी प्रियम्बल से ही निकल कर आई थी। क्योंकि अगर हम अलग अलग सभी पांचों जजेस के व्यू को पढ़ते हैं कि उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर को क्या समझाया है, तो बेसिक स्ट्रक्चर में जो जो एलिमेंट्स उन्होंने कवर किए वो सभी एलिमेंट्स निकल के आए थे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए प्रियम्बल को समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं प्रियम्बल के एक एक वर्ड को, क्योंकि प्रियम्बल में जो वर्ड्स लिखे हैं एक एक वर्ड, ये समझ लीजिए कि बहुत ही लॉजिकल मैनर में उसको सेट किया गया है, यानी कि ये एक एक शब्द अपने आप में बहुत व्यापक अर्थ रखता है। तो इसलिए एक एक शब्द को समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली लाइन से, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, और उसके बाद में हम पढ़ते हैं लास्ट लाइन को, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November do hereby adopt, enact and to give ourselves this constitution। अगर हम बात करते हैं इन दो लाइंस को जोड़कर अगर हम देखते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत ही व्यापक अर्थ रखते हैं और एक बहुत ही बड़ी बात एक दर्शाते हैं। वो क्या? सबसे पहली बात कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे ऊपर किसी व्यक्ति द्वारा, किसी संस्था के द्वारा हमारे ऊपर नहीं थोपा गया, यानी कि भारत का संविधान किसी व्यक्ति या किसी संस्था की महत्वाकांक्षा का परिणाम नहीं है, बल्कि ये किसने बनाया है और किसने हमारे ऊपर लागू किया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के लोगों ने ही इसको स्वयं के लिए अडॉप्ट किया है, यानी कि इसको अंगीकृत किया है, इनेक्ट किया है, यानी कि अधिनियमित किया है, और उसके बाद आत्मसमर्पित किया है, यानी कि गिव आवरसेल्फ का मतलब है कि स्वयं को आत्मसमर्पित किया है इस कॉन्स्टिट्यूशन को। किस दिन? 26 डे ऑफ नवंबर को, जिसको हम संविधान दिवस के रूप में हम मनाते हैं 26 नवंबर के दिन को। तो उस 26 नवंबर को भारत के लोगों के द्वारा ही इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया है। यानी कि इसका अर्थ है कि भारत के संविधान की जो संप्रभुता है वो किसमें निहित है? वो भारत के लोगों में निहित है, यानी कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया में सॉवरेनिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेस्टेड है। यानी कि ये क्वेश्चन कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि भारत के संविधान की संप्रभुता किसमें निहित है, तो उसका एक लाइन में जवाब है इन सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि पीपल ऑफ इंडिया में। तो इस लिहाज से ये कॉन्स्टिट्यूशन सभी दुनिया के सभी संविधानों से बहुत अलग हो जाता है, क्योंकि सभी राज्य व्यवस्थाओं में, चाहे वो फिर एक तानाशाहपूर्ण व्यवस्था हो, चाहे वो राजशाही हो, और चाहे वो लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, सभी राज्य व्यवस्थाओं में कोई ना कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होता है। यानी कि अगर हम उदाहरण के रूप में बात करें तो अमेरिका में भी कॉन्स्टिट्यूशन है और नॉर्थ कोरिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन हम समझते हैं कि नॉर्थ कोरिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? वो एक तानाशाह की, वो वहां के शासक जो एक तानाशाह के रूप में जिसको आज हम जानते हैं, उस तानाशाह की एक महत्वाकांक्षा का परिणाम है। यानी कि मेरा वचन ही शासन है, ये है उस कॉन्स्टिट्यूशन का सार। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये हम सभी भारतीय नागरिकों की एक भावना का परिणाम है। यानी कि हम भारतीय नागरिकों के द्वारा ही इसको अंगीकृत किया गया, अपने लिए
स्वयं से अंगीकृत करके इसको आत्मसमर्पित किया गया है। तो सबसे पहली बात। अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो इसको हम दो पार्ट में बांट के देखते हैं। सबसे पहले ये पार्ट, सॉरी, ये पार्ट जो है, दिस शोज द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस नेचर का है, यानी कि उसकी प्रकृति क्या है, ये लाइन हमें शो करती है नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। और उसके बाद ये जो हम देख रहे हैं, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमने बात कही थी, जो अभी हमने डिस्कस किया था प्रियम्बल के सिग्निफिकेंस को डिस्कस करते टाइम, कि प्रियम्बल इज लाइक अ ओवरव्यू, लाइक और रोड मैप ऑफ एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है रोड मैप कि हमें क्या अचीव करना है, ये गोल सेट किए गए बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमें अचीव करना है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, कैसा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले इट टॉक्स अबाउट इट्स सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यानी कि कैसा है, सबसे पहले सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब है ये एक संप्रभु, भारत को एक संप्रभु राष्ट्र बनाता है। संप्रभुता का मतलब होता है कि हमारा देश, हमारा भारत अपने किसी भी तरीके के निर्णय को लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। यानी कि किसी भी ये बाह्य शक्ति के ऊपर निर्भर नहीं होगा। अपने हर प्रकार के, चाहे वो आर्थिक निर्णय हो, चाहे वो राजनीतिक निर्णय हो, चाहे वो विदेश नीति से जुड़ा हुआ कोई निर्णय हो, किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय हम स्वयं लेंगे। इसके लिए हम किसी भी बाह्य सत्ता के ऊपर, बाह्य शक्ति के ऊपर हम निर्भर नहीं हैं। तो ये बात करता है अबाउट सॉवरेनिटी। उसके बाद सोशलिस्ट। अब ये सोशलिस्ट वर्ड सुनकर हमें थोड़ा सा डाइसी लगता है, यानी कि हमारे मन में कंफ्यूजन अराइज होता है कि ये एक पर्टिकुलर किसी विचारधारा की बात करता है। जो कम्युनिस्ट विचारधारा हम लोग सुनते हैं तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि ये उस कम्युनिस्ट विचारधारा से कनेक्ट करता है। ऐसा नहीं है। हालांकि ये वर्ड 1976 में आफ्टर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसको इसमें ऐड किया गया था। यानी कि इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट वर्ड नहीं था, सोशलिस्ट और सेकुलर ये दोनों वर्ड्स नहीं थे। इनको लेटर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था थ्रू द अमेंडमेंट। लेकिन ये क्यों ऐड किया गया? सोशलिस्ट का मतलब किसी विचारधारा से नहीं, सोशलिस्ट का मतलब है इंडिया विल बी अ वेलफेयर स्टेट। यानी कि भारत एक वेलफेयर स्टेट होगा जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा, सभी वर्गों के उत्थान के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमेशा प्रयत्नशील रहेगा। उसके साथ सेक्युलर का मतलब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि हमारी गवर्नमेंट का कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होगा। यानी कि ये किसी भी रिलीजन को ना तो फेवर करेगी, ना किसी रिलीजन को अपोज करेगी। यानी किसी भी पंथ का ना ये विरोध करेगी और ना उसको ये प्रमोट करेगी, बल्कि सभी पंथों का समान रूप से सम्मान किया जाएगा। उसके साथ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक यानी कि एक लोकतांत्रिक देश है, जो कि हमें पहली ही लाइन इसकी बताती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया से ही हम समझ लेते हैं कि दिस इज अ सेंस ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल बताती है। यानी कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें देता है सेंस ऑफ डेमोक्रेसी, वो हमें पहली ही लाइन बताती है। तो बाद में इसको लिखा भी गया है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये है नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि यहाँ पर जो भी सत्ता का सृजन होगा वो लोगों के द्वारा होगा, लोगों का होगा। डेमोक्रेसी का जो हम मतलब जानते हैं, लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन। तो वो डेमोक्रेटिक फीचर जो कि एक नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और उसके बाद रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि यहाँ किसी एक राजघराने का शासन नहीं होगा, बल्कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार ही इस देश में शासन करेगी। तो ये है नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर हम इन वर्ड्स को एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने की बात करते हैं तो इनको हम कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले किसी भी कंट्री का के लिए जरूरी क्या है कि वो सॉवरेन हो, यानी कि अपने निर्णय लेने में स्वयं से सक्षम हो। सॉवरेन होने के साथ साथ वहां की सत्ता जो है एक वेलफेयर स्टेट हो, यानी कि एक कल्याणकारी राज्य हो, सभी के लिए समान रूप से कल्याणकारी हो और समान रूप से हो। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि वो सेक्युलर हो, और सेक्युलर होने के साथ साथ वो कैसी हो? डेमोक्रेटिक हो, यानी कि जनता के द्वारा बनाई गई या जनता के द्वारा चुनी हुई राज व्यवस्था हो, यानी कि एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो सबसे पहले जरूरी क्या है? किसी भी एक गुड नेशन के लिए, किसी एक वेल डेवलप्ड नेशन के लिए, यानी कि पॉलिटिकली डेवलप्ड नेशन के लिए जरूरी क्या है? सॉवरेनिटी, यानी कि सबसे पहले वो सॉवरेन होना चाहिए। फिर उसके बाद सोशलिस्ट, यानी कि वो एक वेलफेयर स्टेट हो, जहां पर ऐसा ना हो कि उस देश के सभी संसाधन कुछ मुट्ठी भर हाथों में है।
या एक वर्ग जो है तेजी से आगे बढ़ रहा है यानी कि वो पूंजीपति बन रहा है, और दूसरा वर्ग जो है वो अपना एक बेसिक लाइफस्टाइल भी नहीं जी पा रहा है, यानी कि वो बिलो द पावर्टी लाइन रहने के लिए मजबूर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? एक सोशलिस्ट, एक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, और सभी पंथों का वहां समान रूप से आदर हो, यानी कि सभी समावेशी हो, जो कि भारतीय संस्कृति है, जिसको हम जानते हैं कि एक समावेशी संस्कृति है। तो उसके लिए सेक्युलर और उसके साथ साथ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इन्हीं मूल्यों के लिए हमारे देश ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक लंबा संघर्ष किया था इन्हीं मूल्यों को अचीव करने के लिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कौन कौन से टारगेट सेट किए गए जो लॉन्ग टर्म में हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अचीव कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले आया जस्टिस, फिर उसके बाद लिबर्टी, और फिर उसके बाद इक्वलिटी, और उसके बाद फ्रेटर्निटी among all the citizens, all the not only citizens, among all the individuals। अब इनकी हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करें गोल्स की, तो सबसे पहले आप खुद सोच, इनको याद रखने के उद्देश्य से मैं इनको डिस्कस कर रहा हूं कि कैसे हम इनको याद रखेंगे इसी मैनर में कि जस्ट सबसे पहले किसकी बात किया, कौन सा गोल सेट किया गया है? जस्टिस, फिर उसके बाद लिबर्टी, फिर इक्वलिटी, फिर उसके बाद में फ्रेटर्निटी। तो हम अगर अपनी सामान्य जीवन में भी अगर हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? हम सामान्य अपनी दिनचर्या में हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए होता है सबसे पहले एक न्याय की अवधारणा, यानी कि जहां पर हमारे साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय ना हो, हमें किसी भी तरीके से दबाया सताया ना जाए, तभी हम आगे फिर कुछ सोच सकते हैं, यानी कि तभी हम आगे बढ़ने की दिशा में कुछ सोच पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एज ए इंडिविजुअल जस्टिस। जस्टिस में क्या? सोशल जस्टिस। जस्टिस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो हम अदालतों में जिसके लिए हम चक्कर लगाते हैं, लड़ते हैं, यानी कि सिर्फ केसेस को लड़ना, कंटेस्ट करना जस्टिस नहीं होता है। जस्टिस का मतलब है सबसे पहले सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि सभी समाज के सभी वर्ग समान हो, सबको समान रूप से देखा जाए, सबके लिए कानून समान होना चाहिए। किसी भी वर्ग को ना तो उपेक्षित रखा जाए, ना किसी वर्ग को प्राथमिकता दी जाए किन्हीं किन्हीं महत्वपूर्ण कारणों के वश, यानी कि कुछ पर्टिकुलर रीजंस की वजह से किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ना तो आगे रखा जाए, ना, यानी कि एक तरीके का हायरार्की इन सोसाइटी नहीं होना चाहिए, जो पहले हमारी एंशिएंट इंडियन सोसाइटी में था, या नॉट ओनली एंशिएंट सोसाइटी, मॉडर्न इंडियन सोसाइटी में भी हमने देखा है कि लाइक का कास्ट हायरार्की जो हमारे सोसाइटी में था, तो उसको इरेज करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए ये सबसे पहला गोल सेट किया गया कि देयर शुड बी सोशल जस्टिस, यानी कि सभी वर्गों को समान रूप से देखा जाए। और उसके बाद हमें क्या चाहिए? इकोनॉमिक, यानी कि जो आर्थिक संसाधन है, यानी कि जो उत्पादन के जो संसाधन है, उनका समान रूप से वितरण होना चाहिए। वितरण होने का मतलब ये नहीं है कि सभी लोगों को समान रूप से एक तरीके से संसाधन दे दिए जाए और फिर उसके बाद में उन्हें उन्हीं संसाधनों पर रोक दिया जाए कि आपको जो संसाधन दिए गए हैं आप उसी में खुश रहिए। ऐसा नहीं है। समान रूप से वितरण का मतलब है कि सभी के पास अवसरों की समानता हो, किसी के पास किसी पर्टिकुलर संसाधन पर एकाधिकार नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आप सोचिए कि आज आप एक सिंपल एक एम्प्लॉय, यानी कि आप कहीं एक नौकरी करते हैं, तो ये आप बाय चॉइस करते हैं। इसके लिए आपको किसी ने कंपेल नहीं किया है कि आप सिर्फ नौकरी करेंगे, आप बिजनेस नहीं कर सकते। मान लीजिए कि कल को आपका मन होता है कि अब आप नौकरी छोड़ के बिजनेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके ऊपर कोई रोक टोक या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं, आप इस पर्टिकुलर सोसाइटी में पैदा हुए हैं या इस फैमिली में पैदा हुए हैं, इसलिए बिजनेस करना आपका अधिकार नहीं है, आपको बिजनेस करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई जॉब करना चाहता है तो अपनी इच्छा से जॉब करे, वो बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस करे। जिस फील्ड में भी करना चाहता है तो उस फील्ड में बिजनेस करने के लिए जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है, यानी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर वो उसको फुलफिल करता है, सपोज कीजिए कि अगर कोई अंबानी की तरह, यानी कि रिलायंस की तरह एक रिफाइनरी का बिजनेस डालना चाहता है, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, अगर वो उसके पास है और वो करने के लिए तैयार है और उसके पास वो स्किल्स है, तो ऑब्वियसली मोस्ट वेलकम है, वो एक रिफाइनरी का भी बिजनेस कर सकता है। अगर कोई चाहता है कि वो एक छोटी सी शॉप खोलना चाहता है, तो उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है और जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो कॉमन रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि अगर सपोज कीजिए कि उस बिजनेस के लिए कोई लाइसेंस लेना है, कोई परमिट लेना है, अगर वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, तो ऑब्वियसली ही इज द मोस्ट वेलकम फॉर रनिंग दैट बिजनेस। तो इसका मतलब ये होता है इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि सभी के लिए
संसाधन समान रूप से खुले हैं, जो उसको जैसे चाहे अपने तरीके से, जो गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस है वो सभी के लिए समान है और उन रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए वो उनके दोहन के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और समान रूप से स्वतंत्र है। तो इसको कहते हैं इकोनॉमिक जस्टिस। उसके बाद पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है कि समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व। कैसा प्रतिनिधित्व? राजनीतिक प्रतिनिधित्व, यानी कि जो राज्य व्यवस्था है हमारी, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, इस पूरे राजनीतिक सिस्टम में समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। प्रतिनिधित्व मिलने का मतलब किसी को जबरदस्ती उठाकर इस पूरी राज्य व्यवस्था का पार्ट बनाना नहीं है, बल्कि मतलब यह है बिल्कुल एज पर द चॉइस। अगर कोई अपनी चॉइस से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी डिसाइड किया गया है इनमें से किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में एंटर करने का, अगर वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है और उसके बाद अगर उसकी इच्छा है तो अपनी इच्छा से इस पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट बने, यानी कि वो उसमें अपना रिप्रेजेंटेशन शो करे। तो इसके लिए उसके ऊपर किसी तरह की कोई लिंग की या किसी तरह की कोई कुल की बाध्यता ना हो, बल्कि समान रूप से सबके लिए ये ओपन हो। तो इस तरीके से ये 3 टाइप के जस्टिस के गोल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेट किया गया। तो अगर हम इसको रिवाइज करें, तो अगर हम एक लॉजिकल मैनर इसका देखते हैं, तो सबसे पहले जस्टिस हम देखते हैं तो हमारे लिए क्या जरूरी है? सोशल जस्टिस, यानी कि समान रूप से सभी वर्गों को आदर मिले, सम्मान मिले, प्रतिनिधित्व मिले। उसके बाद इकोनॉमिक, यानी कि जब सोशली सभी लोग इक्वल होंगे, जब सोसाइटी में सभी को एक इक्वल स्टेटस एंजॉय करने को मिलेगा, तभी आएगा वहां पर एक इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि जब वहां पर किसी तरह का कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा। सरकारी योजनाओं को सपोज कीजिए कि वितरण करने के लिए अगर वहां किसी तरह का कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा, कानून सबके लिए समान होगा, तब होगा इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि तभी आर्थिक संसाधनों का बंटवारा जो है वो सही प्रकार से हो पाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम जनजातीय क्षेत्रों में जाते हैं, तो अगर आप वहां हालत देखें, जो लोग सामाजिक रूप से बहुत ही गर्त में हैं, यानी कि जिनको समाज में बराबरी का स्थान प्राप्त नहीं है, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो लोग आर्थिक रूप से संपन्न बनने की तरफ बढ़ सकते हैं? ऑब्वियसली उनको बढ़ने ही नहीं दिया जाएगा। जैसे कि हम पुरानी सोसाइटीज में देखते हैं, जिनको हम कहानियों में पढ़ते हैं और कई सत्य घटनाओं को हमने पढ़ा है कि जो सामाजिक रूप से जो एक पिछड़ा तबका था, यानी कि एक वंचित वर्ग था, वो क्यों वंचित? तो वो सामाजिक होने के साथ साथ आर्थिक रूप से भी वंचित था। वो इसीलिए वंचित था क्योंकि जब उसको समाज में बराबरी का अधिकार नहीं था, तो फिर आर्थिक रूप से प्रगति का भी उसके पास अधिकार छिन चुका था। तो इसलिए सबसे पहले सामाजिक न्याय की प्राप्ति होगी, तभी मिलेगा आर्थिक न्याय। और जब ये दोनों होंगे तभी आप सोच सकते हैं अबाउट पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि जब तक कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से अगर मजबूत नहीं है, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, तो फिर राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने की उसके अंदर कभी क्षमता पैदा ही नहीं होगी। तो ये क्षमता पैदा करने के लिए जरूरी है सबसे पहले ये 2 चीजें करना, यानी कि सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस, तभी होगा पॉलिटिकल। उसके बाद अब हम बात करते हैं लिबर्टी की। जब जस्टिस प्रिवेल करेगा तभी वहां पर सेंस ऑफ लिबर्टी होगा। जब तक जस्टिस नहीं होगा तब तक फिर लिबर्टी जो है वो एक सपना बनकर रह जाएगा, यानी कि बात करने में तो अच्छा लगेगा लेकिन वो प्रैक्टिकली वो कभी इंप्लीमेंट ही नहीं होगा। क्योंकि सोच के देखिए, जब तक कोई भी व्यक्ति, आप स्वयं से सोच के देखिए कि अगर आप समाज में बहिष्कृत है, उपेक्षित है, समाज के अंतिम पायदान पर आपको डाल दिया गया, यानी कि जहां पर लोग आपको एक हे दृष्टि से देखते हैं, आपको समानता का अधिकार नहीं है, तो सोशल जस्टिस आपके पास नहीं है। और जब सोशल जस्टिस नहीं है तो यानी कि फिर आपके पास इकोनॉमिक जस्टिस भी नहीं है। यानी कि अगर सपोज कीजिए कि आपको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए, उसके बाद जॉब अगर आप करने जाते हैं तो कोई आपको जॉब नहीं देता। क्यों? क्योंकि आप समाज से बहिष्कृत है, लोगों ने आपका बाइकआउट कर रखा है। बिजनेस आप करने जाते हैं तो बिजनेस में लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, यानी कि आपको कहीं से उसमें एंकरेजमेंट नहीं मिल रहा है, यानी कि आर्थिक न्याय अब आपको नहीं मिल पा रहा है। और जब ये दोनों नहीं है तो पॉलिटिकली तो आप अपने आप वीकन हैं। और जब इस तीनों तरीके से आप वीकन हैं, या समाज का कोई भी तबका, तो आप सोच के देखिए कि क्या लिबर्टी उसके लिए किसी भी तरीके से प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने बेसिक जरूरतों के लिए, अपने एक सम्मान पाने के लिए भी, या दो रोटी के लिए भी अगर किसी दूसरे व्यक्ति का मोहताज हो जाता है, तो सीधी सी बात है कि वो अपने जो सेंस ऑफ लिबर्टी है, यानी कि वो अपनी स्वतंत्रता को तो ऑटोमेटिकली खो देता है। तो इसके लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले जस्टिस। अब स्वतंत्रता की अगर हम बात करते हैं, लिबर्टी की,
तो कौन कौन सी लिबर्टीज इसमें देने की बात कही गई है, यानी कौन कौन सी लिबर्टीज को अचीव करने के लिए गोल सेट किया गया है। सबसे पहले थॉट, सोचने की पहले आजादी हो। जब आपके पास सोचने की आजादी होगी तभी आप उसके आगे कुछ कर पाएंगे। सोचने के साथ साथ जो आप सोच रहे हैं उसको व्यक्त करने की आजादी होनी चाहिए, यानी कि थॉट के बाद एक्सप्रेशन। जब आपके पास सबसे पहले थॉट की आजादी होगी, यानी कि आप अपने तरीके से सोच पाएंगे, तभी आप उसको व्यक्त कर पाएंगे। व्यक्त करने के लिए आपके पास कुछ होना भी तो चाहिए। व्यक्त करने के साथ साथ आपको अपने थॉट के अकॉर्डिंग बिलीफ की, यानी कि एक मत रखने की आजादी। जब थॉट की एक लिबर्टी होगी तो ऑब्वियसली फिर बिलीफ की लिबर्टी ऑटोमेटिकली होगी। जब आप अपने तरीके से सोच पाएंगे तभी आप अपने दिमाग में कोई एक मत निर्धारित कर पाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना एक फेथ और उस फेथ के अकॉर्डिंग एक वर्शिप, यानी कि एक पूजा पद्धति को भी आप डिसाइड कर पाएंगे अपने लिए। और ये सब कब होगा? जब होगा न्याय, यानी कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जब ये तीनों चीजें प्रिवेल करेंगी तब होगा ट्रू सेंस ऑफ लिबर्टी। जब ये तीनों चीजें किसी भी समाज के तबके के पास होंगी तब वो अपने तरीके से सोचने के लिए और अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। और जब वो इन दोनों के लिए स्वतंत्र होगा तो ऑब्वियस है कि फिर वो बिलीफ, फेथ और वर्शिप यानी कि पूजा पद्धति के लिए भी स्वतंत्र होगा। और जब ये दोनों चीजें होंगी तभी हम कहेंगे अचीवमेंट ऑफ इक्वालिटी। जब तक जस्टिस नहीं है, लिबर्टी नहीं है, तब तक इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी सिर्फ एक शब्द है, यानी कि एक तरीके से ये किताब में लिखा हुआ एक दिवा स्वप्न बन के रह जाएगा। जब ये दोनों गोल्स अचीव होंगे तब तीसरा आएगा इक्वालिटी। अब इक्वालिटी हमें कहाँ चाहिए? इक्वालिटी जैसे कि हमने सोशल जस्टिस में ही बात की, इसी में ही निहित है कि सबसे पहले इक्वालिटी चाहिए हमें स्टेटस की। किसी तरीके का ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी कि स्टेटस की इक्वालिटी होनी चाहिए। और जब स्टेटस की इक्वालिटी होगी तभी होगा अपॉर्चुनिटी का इक्वालिटी। जब स्टेटस ही इक्वल नहीं होगा, अगर समाज में पहले ही ऊंच नीच की एक लकीर अगर खींच दी जाएगी कि ये वर्ग ऊंचा है और ये वर्ग निम्न तबके का है, तो अगर ये लकीर होगी, सभी को इक्वल स्टेटस नहीं दिया जाएगा। ये कौन देगा? ये इंडिविजुअल से देने के लिए नहीं कहा जा रहा है, यानी कि जो गवर्नमेंट होगी, देश की जो सरकारें होंगी, उनकी जिम्मेदारी है इन गोल्स का अचीवमेंट, जिसमें इंडिविजुअल की तो सहायता चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए, लेकिन उससे पहले सरकारों की जिम्मेदारी होगी। सरकारों की जिम्मेदारी क्यों? यानी कि वो कानून इस तरह के बनाएंगे कि जिसमें ये तीनों चीजें निहित होनी चाहिए। चाहे वो कोई भी कानून बनाए, चाहे वो एक पीनल लॉ बनाए, यानी कि एक दंड विधि बनाए, चाहे वो एक कॉर्पोरेट लॉ बनाए, चाहे वो एक पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कोई भी लॉ बनाए, किसी भी तरीके का कोई लॉ बनाए, तो उसमें उन्हें ध्यान में क्या रखना है? इन तीनों चीजों को, कि क्या उसमें जस्टिस प्रिवेल हो रहा है, लिबर्टी प्रिवेल हो रहा है, इक्वालिटी प्रिवेल हो रहा है, यानी कि किसी तरह का कोई उसमें भेदभाव तो नहीं हो रहा किसी भी वर्ग के साथ। क्या इस कानून को बनाने के बाद कोई भी तबका वंचित तो नहीं रह जाएगा इस कानून का लाभ लेने से? ये गोल सेट किया गया सरकारों के लिए कि यानी कि सरकारें आगे जो भी कानून लाएंगी उसमें इन तीनों चीजों को महत्व देंगी। तो अगर हम बात करते हैं इक्वालिटी की, तो हर प्रकार के कानून में सरकार की जिम्मेदारी तय करना, तभी उसको माना जाएगा कि यस इट फिट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के सिद्धांतों पर ये पूरी तरह से फिट होता है। ये कानून कैसे चेक करेंगे कि अगर हम देखते हैं तो इक्वालिटी को, तो देखते हैं कि क्या इसमें स्टेटस का इक्वालिटी सर्टेन किया गया है, यानी कि इसको सुनिश्चित किया गया है। ऐसा तो नहीं है कि इसमें समाज के तबकों को अलग अलग बांट दिया गया है, उनके बीच में किसी तरह का ऊंच नीच का कोई एक क्राइटेरिया इसमें तय कर दिया गया, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ तरीके से तय कर दिया गया कि मान के चलिए कि एक कोई भी कानून अगर बनाती है इसको कोई गवर्नमेंट, और उसमें ये तय कर देती है कि इसमें पर्टिकुलर इस जाति के लोग या पर्टिकुलर जो लोग जिनका सरनेम ये है या जो लोग इस कुल में जन्मे हैं, वो लोग इस पर्टिकुलर बिजनेस को रन कर पाएंगे। अगर ऐसा कर दिया जाता है, फॉर एग्जांपल कोई सरकार आती है और वो बना देती है एक लॉ कि अगर किन्हीं लोगों को अगर बिजनेस स्टैब्लिश करना है, तो बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए सबसे जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि वो एक बिजनेसमैन फैमिली में पैदा हुए हों, क्योंकि इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए बिजनेस के लिए, और बिजनेस के लिए एक्सपीरियंस चाहिए तो वो कहाँ से आता है? फैमिली से। तो उन्होंने कहा कि जो बिजनेसमैन फैमिली में पैदा हुए हैं, यानी कि सपोज कीजिए मारवाड़ी कम्युनिटी में सपोज कीजिए वो पैदा हुए, मैं किसी कम्युनिटी को यहाँ पर टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिंपली एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ कि मारवाड़ी कम्युनिटी बिजनेस के लिए जानी जाती है। तो अगर सरकार सपोज कीजिए कि एक कानून ये ले आती है कि जो मारवाड़ी कम्युनिटी में पैदा हुए हैं सिर्फ उनको बिजनेस करने की आजादी मिलेगी और उनको प्रमोट किया जाएगा, इसलिए हम 1 करोड़ तक का लोन सिर्फ मारवाड़ी कम्युनिटी के लोगों को देंगे, तो क्या यहाँ पर
स्टेटस की इक्वलिटी होगी? ऑब्वियसली नहीं होगी। तो यानी कि ये कानून कैसा है? ये कानून हो जाएगा पूरी तरीके से असंवैधानिक। तो कैसी हमें इक्वलिटी चाहिए? सबसे पहले स्टेटस, सभी को समान रूप से, यानी कि सभी का स्टेटस समान होना चाहिए, और उसके बाद जब स्टेटस इक्वल होगा तब होगी अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी, यानी कि सबको समान रूप से अवसर भी प्रदान किए जाएं। ये कौन सुनिश्चित करेगा? ये लॉ सुनिश्चित करेगा, और उसके अलावा हम भी सुनिश्चित करेंगे एज ए इंडिविजुअल। हमारी जिम्मेदारी बाद में आएगी, पहले किसकी है? सरकार की। तो कौन कौन से 3 गोल्स? जस्टिस, जस्टिस होगा तभी लिबर्टी, और यानी कि सबसे पहले न्याय, फिर उसके बाद स्वतंत्रता, और उसके बाद समानता। समानता भी नहीं, बल्कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में बताया है, यानी कि इसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया है। इसके लिए टर्म यूज किया गया है इक्विटी, क्योंकि इक्विटी का एक व्यापक अर्थ होता है इन कंपैरिजन ऑफ इक्वलिटी, यानी कि इक्वलिटी के तुलना में इक्विटी वर्ड का अर्थ व्यापक है। इक्विटी को हिंदी में हम कहते हैं समता। तो कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल गोल इज नॉट ओनली टू एस्टैब्लिश द इक्वलिटी, रादर इट्स गोल इज टू एस्टैब्लिश द इक्विटी, यानी कि समता होनी चाहिए। अब इस विषय पर हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक वाइड सब्जेक्ट हो जाता है। तो वापस आते हैं अपनी बात पर। तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, उसके बाद जब ये तीनों चीजें होंगी तब क्या होगा? फ्रेटर्निटी, यानी कि बंधुत्व, भाईचारा। भाईचारे की भावना कब होगी? किसी भी समाज में सोचिए कि अगर कोई तबका दबा कुचला है, जिसको हर प्रकार से वंचित कर रखा है, तो क्या उसके मन में दूसरे तबके के लिए भाईचारे का, बंधुत्व का भाव होगा कभी? ऑब्वियसली नहीं होगा। तो जब ये तीनों चीजें होंगी तभी होगी फ्रेटर्निटी। और फ्रेटर्निटी किसके बीच में? अमंग द इंडिविजुअल्स, यानी कि जो सामान्य नागरिक हैं देश के, हर व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए? बंधुत्व की भावना को प्रमोट करना है नहीं, लेकिन इसको प्रमोट करना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 1947 में देश के हालात क्या थे आजादी के समय, यानी और जब कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था, तब उस समय देश की सामाजिक हालत, आर्थिक हालत कैसी थी? और उस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हमने विभाजन की एक विभीषिका को देखा था, उस दंश को हमने देखा था, वहीं से हमारे देश की शुरुआत भी हुई थी। तो देश की हालात बहुत ज्यादा खराब थे। तो उस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपने देश की एकता और अखंडता को बचाए रखना, कि अब इस देश का दोबारा से कभी विभाजन ना हो। ये देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। तो इसीलिए इसको एक गोल की तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेट किया गया कि प्रमोट फ्रेटर्निटी अमंग ऑल द इंडिविजुअल्स, ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि सभी नागरिकों के मन में एक बंधुत्व, एक भाईचारे की भावना को प्रमोट करने का एक गोल सेट किया गया था। किस लिए? अश्योर द, अब ये कैसे होगा? सबसे पहले अश्योर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल यानी कि हर व्यक्ति की एक आत्मसम्मान की भावना को सुनिश्चित किया जाए। और जब ऐसा होगा तब क्या होगा? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। हालांकि इंटीग्रिटी वर्ड को बाद में ऐड किया गया था, लेकिन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी कि देश की एकता और अखंडता को स्थायी रखने के लिए, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने बताया कि 1950 के समय हमने विभाजन की विभीषिका को झेला था, तो वो एक दर्द था और एक डर था हम सभी भारतीयों के मन में कि आगे से कोई विभाजन हमारे देश का ना हो, यानी कि कैसे इसको एकता और अक्षुण्णता के बंधन में बांधा जाए। ये एक बहुत बड़ा एक टारगेट था, एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए कह सकते हैं कि एक विजन था हमारे लिए। तो इसलिए ये सबसे बड़ा टारगेट था। ये मान के चलिए कि ये जो पूरी हमने बात की है उस सबके पीछे एक गोल जो है, जो बिगर गोल है, लॉन्ग लास्टिंग गोल है, वो है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी किस लिए? टू अश्योर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी कि देश की एकता और अक्षुण्णता यानी कि अखंडता को बचाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उसी के लिए ये सारे गोल सेट किए गए कि जस्टिस हो, लिबर्टी हो और इक्वलिटी हो, तभी होगी फ्रेटर्निटी। और जब ये चारों चीजें होंगी तब होगी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यानी कि देश में एकता और अखंडता, यानी कि देश हमारा अक्षुण्ण होगा। तो इसके लिए ये पूरे गोल सेट किए गए थे। अब अगर हम बात करते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में इन सभी प्रोविजन, ये सारे ये जितने भी गोल्स हैं, ये एज अ प्रोविजन हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को कहां मिलते हैं, तो इन सारे गोल्स के अचीवमेंट के लिए ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सेट किया गया? हम सभी लोगों को इन सभी गोल्स के अचीवमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए फंडामेंटल राइट्स। To assure the justice, liberty and equality, Constitution provides us
फंडामेंटल राइट्स, जो कि हम देखते हैं आर्टिकल 12 से लेके। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जो आज हमने डिस्कस किया है ये इजीली आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है या कोई क्वेरी है या सजेशन है तो प्लीज आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।